हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो फिक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी वेटेज बोर्ड में भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मिलती है। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस चैप्टर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन एज सच आपको बताऊं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारी लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपका क्लोरोफिल है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ज़्यादातर जितने भी कलर्ड सब्सटेंसेस आप देखते हो अपने आसपास, दे आर ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी उनको आप बोलते हो। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटे से टर्म से हमें मिलना होगा, विच इज़ एडिशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से टर्म से मिलवाता हूं आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सीखने के लिए हमें ये टर्म सीखना होगा। एक एडिशन सॉल्ट्स नाम से हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं भाई, एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स कंपाउंड्स या फिर इन्हें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स? तो देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो सिंपल सॉल्ट्स को मिलाकर बनाते हैं हम लोग। ऐसे कंपाउंड्स जो दो सिंपल सॉल्ट्स को एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिक्स करने के बाद ऑब्टेन होते हैं, उनको हम एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो दो कंपाउंड्स formed by mixing two or more simple salts in a simple stoichiometric ratio या फिक्स stoichiometric ratio आप बोल सकते हो। सिंपल stoichiometric रेशियो, सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जब आप क्या करते हो, सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जब आप दो सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करते हो तो आपको मिलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक नाम आपने सुना होगा कार्नलाइट का। कार्नलाइट, तो कार्नलाइट कैसे बनता है? KCl है मेरे पास, MgCl2 है मेरे पास, और KCl और MgCl2 को जब आप मिक्स करते हो तो आपको मिलता है KCl.MgCl2.6H2O। ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, छोटी क्लासेस में हम इससे मिल चुके हैं। फिलहाल मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, तो सिर्फ मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो ये जो चीज़ बनी ना आपकी, दिस इज़ ए एडिशन कंपाउंड। ये एक एडिशन कंपाउंड है और इसका एक नाम भी है, शायद आप लोगों को पता हो, कार्नलाइट इसको बोलते हैं। मैग्नीशियम की ओर होती है, ठीक है। ऐसे ही देखो एक और आपका जो मिल रहा होगा आपको प्रैक्टिकल के अंदर, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4, मोहर सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, .6H2O। तो जब आप फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिक्स करते हो तो आपको मोहर सॉल्ट मिलता है। दिस इज ऑल्सो ए एडिशन कंपाउंड। ऐसे ही अगर आप KCN को मिक्स करते हो FeCN होल ट्वाइस के साथ, तो भी आपको क्या मिलेगा? एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा। तो एडिशन कंपाउंड सिंपली किसको बोल रहे हैं? एडिशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दो सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करके बनाए जा रहे हैं। दो सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करके एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में हम क्या करते हैं? एडिशन कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। अब जब हमने इन एडिशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू किया तो हमने देखा यार ये एडिशन कंपाउंड्स दो तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड्स थे जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने सारे आयंस की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो शो कर रहे थे। जितने भी आयंस उनके अंदर प्रेजेंट थे, सारे आयंस अपनी आइडेंटिटी शो कर रहे थे, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर रहे थे। तो हमने ये देखा कि जो एडिशन कंपाउंड्स हैं उनको वाटर में मिक्स करने पर, एडिशन कंपाउंड्स को वाटर में मिक्स करने पर दो तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो शो हो रही थी। कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड्स थे विच शो आइडेंटिटी ऑफ ऑल देयर आयंस।
जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं, जितने भी आयंस उनके अंदर थे, सारे आयंस की आइडेंटिटीज को शो कर रहे थे। सारे आयंस के लिए टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। जब हम टेस्ट कर करके देखते हैं सॉल्यूशन में आयंस को, टेस्ट के थ्रू जो है हम लोग पता करते हैं। आप लोग 12th में कर भी रहे होंगे कैटायन एनालिसिस और एनायन एनालिसिस। तो जब हमने यहाँ पे कैटायन एनायन एनालिसिस किया तो जितने भी कैटायन एनायन सॉल्ट के अंदर थे उसने सारे आयंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस किया। जैसे फॉर एग्जांपल KCl.MgCl2.6H2O, जब कार्नालाइट को हमने पानी में मिक्स किया तो कार्नालाइट ने K+ आयंस की प्रॉपर्टी शो करी, Cl- आयंस की प्रॉपर्टी शो करी और मैग्नीशियम आयंस की प्रॉपर्टी शो करी। यानी कार्नालाइट में जितने भी आयंस थे सारे आयंस ने अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस किया, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस किया। वहीं हमारे पास कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड्स भी मिल रहे थे जो सारे आयंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जो अपने सारे आयंस फर्निश नहीं कर रहे थे। कंपाउंड्स विच डू नॉट शो all the ions in their aqueous solution, ऐसे भी हमें एडिशन कंपाउंड्स मिलने लगे जो सारे आयंस की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे थे, सारे आयंस की आइडेंटिटीज को शो नहीं कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, सर एग्जांपल बताइए। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, मान लो हमने KCN और FeCN का स्टोइक्यो FeCN होल ट्वाइस यहाँ पे लेना है हमें। तो FeCN होल ट्वाइस, जब मैंने इन्हें 4:1 के स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में, 4 मोल्स मैंने KCN के, 1 मोल मैंने FeCN होल ट्वाइस का, 4:1 के स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में मैंने इन्हें पानी में डिसॉल्व किया तो मुझे सारे आयंस की प्रॉपर्टीज नहीं मिली। देखो कायदे से मुझे क्या क्या मिलना चाहिए था, कायदे से मुझे मिलना चाहिए था K+ आयंस मिलने चाहिए थे, Cn- आयंस मिलने चाहिए थे और मुझे Fe2+ आयंस मिलने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका ये जो एडिशन कंपाउंड बना था KCN और FeCN होल ट्वाइस से, इसने सारे आयंस की प्रॉपर्टीज शो नहीं करी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने एडिशन कंपाउंड्स को भी ना 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जो अपने आयंस की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करते हैं, इनको हमने कहा डबल सॉल्ट्स। और एक ऐसे कंपाउंड्स जो सारे आयंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने सारे आयंस फर्निश नहीं कर रहे थे एक्वस सॉल्यूशंस में, हमने इनको कहा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, जो कि बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनने वाले हैं। थोड़ी से दिन बाद हम इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहना शुरू करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में हमने ये देखा कि 2 तरह के एडिशन सॉल्ट्स बन रहे थे, 2 तरह के एडिशन कंपाउंड्स बन रहे थे। एक तो वो जो अपने आयंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर, और एक वो जो अपने आयंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस नहीं करते, सारे आयंस की प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस नहीं करते जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो इनको हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहना शुरू किया और यही वो सॉल्ट्स हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बोलो बात समझ में आती है? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले तो एडिशन कंपाउंड नाम की कोई चीज होती है। एडिशन कंपाउंड्स कौन होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे कार्नालाइट है, जैसे मोहर सॉल्ट है, इसका नाम मोहर सॉल्ट है, इसका अलग से कोई नाम नहीं है, बट इसको भी हमने KCN प्लस FeCN होल ट्वाइस को मिक्स करके बनाया है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हमने एडिशन कंपाउंड्स कहना शुरू किया। जब हमने एडिशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया, तो हमने देखा एडिशन कंपाउंड्स 2 तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक ऐसे कंपाउंड्स थे जो सारे आयंस फर्निश करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, सारे आयंस के टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और दूसरे ऐसे कंपाउंड्स थे जो सारे आयंस के टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहे थे। कुछ आयंस तो हमें मिल रहे थे और कुछ नहीं मिल रहे थे। जिसने सारे आयंस फर्निश किए एक्वस सॉल्यूशन में उसे डबल सॉल्ट कहा गया, और जिसने नहीं किए उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है,
चलिए, तो दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हमने बनाए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद हमने उन्हें कॉपी पर लिखना सीखने के लिए सबसे पहले तो हमने इन्हें कॉपी पे लिखना शुरू किया भाई, कि कैसे हम इन्हें एक्सप्रेस करें, लिख के कैसे दिखाएं। तो वो हमने जो आयंस फर्निश ये कर रहे थे उसके बेसिस पे लिखना शुरू किया। जैसे अगर मुझे इस सॉल्ट को कॉपी पर एक्सप्रेस करना है तो मैंने इसे कैसे एक्सप्रेस किया, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मुझे 4 मोल पोटेशियम मिल रहा था, तो मैंने इसे एक्सप्रेस किया K4FeCN6। यहाँ पर जब आपने इस सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया तो सिर्फ मुझे K+ आयंस मिले एक तो, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एज आयन फॉर्म में मुझे मिला। देखो 4K+ इधर बाहर जाएंगे, 4K+, तो इधर चार्ज कितना आएगा, 4- का आएगा। तो कहना ये चाहता हूं कि इन सॉल्ट्स को लिखना शुरू किया हमने कि भाई जो जो आयंस ये देते हैं उन आयंस को स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिख दो, और जो आयंस ये फर्निश नहीं करते उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो, बात खत्म हो जाती है। तो इस तरह से लिखना शुरू किया, और इन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक जो टर्म्स हैं उनसे मिलवाऊंगा, उसके बाद हम इनका नेमिंग लिखेंगे, नेमिंग करने के बाद हम इनकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग की, एंड लास्ट में हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में आपको ये वीडियो जो है वो मिलेगा, जिनमें हर एक पार्ट में हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया होगा। आज बेसिक टर्म्स और नॉमेनक्लेचर की बारी है। आज बेसिक टर्म्स और नॉमेनक्लेचर को कवर करेंगे। उससे पहले हमने ये सीख लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह किसको रहे। तो आज के बाद जब आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, तो आप सिंपल सा जवाब देना कि ये ऐसे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। और वो तुम्हें रोक के पूछ ले कि एडिशन कंपाउंड कौन होते हैं, तो भैया एडिशन कंपाउंड वो होता है जो 2 सिंपल सॉल्ट्स को मिला के बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो सारे आयंस एक्वस सॉल्यूशंस में फर्निश नहीं करते। कुछ आयंस को वो टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और कुछ आयंस का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। ऐसे सॉल्ट्स को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। बोलो बात समझ में आती है? तो इस बेसिक जानकारी के साथ पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लें और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक टर्म्स के साथ। और बेसिक टर्म्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये सीखना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो क्लासिफिकेशन में मेरे पास क्या है, 4 कैटेगरी हैं। एक तो मेरे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलूं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बात एक ही है, इसको इंटरचेंजेबली मैं यूज करूंगा, तो वहां कंफ्यूज मत होना। क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो सबसे पहले हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे जिनमें कैटायन कैसा होगा, सिंपल होगा, सिंपल कैटायन होगा, और एनायन कॉम्प्लेक्स होगा। प्लस कॉम्प्लेक्स या प्लस मत करो वरना रिएक्शन जैसा फील आएगा। सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अभी एग्जांपल लिया K4FeCN6, इस तरीके से। इसमें आप ये देख सकते हो कि जो कैटायन है जो K+ के फॉर्म में जाएगा आपका, पहले कैटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं, वही जर्नल सॉल्ट वाला ही तरीका चल रहा है। जैसे NaCl में आप क्या करते हो, पहले Na लिखते हो फिर Cl लिखते हो, तो पहले कैटायन लिखा जाता है सॉल्ट के लिए और बाद में एनायन लिखा जाता है। तो मैंने लिखा K+, और ये पूरा का पूरा एनायन जो है इसके ऊपर चार्ज होगा 4-, 4 K+ इधर जाएंगे तो 4- का चार्ज उधर आएगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो कैटायन है वो सिंपल है, लेकिन जो एनायन है वो कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैटायन सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स है। एक और कैटेगरी बन सकती है सर, एक और कैटेगरी जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो लेकिन सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। एनायन कैसा होगा, सिंपल होगा, कैटायन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं CuNH3 6SO4।
जब आप इसे ब्रेक करोगे तो SO4 2- अलग ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर 2+ चार्ज आ जाएगा। इस केस में जो आपका कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स है और जो एनायन है वो कैसा है, सिंपल है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स हो। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, एक एग्जांपल दीजिए। तो देखो इस तरह का एक एग्जांपल PtCl4 और यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया प्लैटिनम ही ले रखा है और NH3 4। अभी सब कुछ सिखाऊंगा इनके बारे में, बॉन्डिंग कैसे होती है, नाम कैसे लिखते हैं, सब कुछ। अभी तो बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इनको देख रहे हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें मिल सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी बनाई। एक और कैटेगरी यहाँ पर बनती है। इस थर्ड कैटेगरी में आप देख पा रहे हो जो कैटायन है, जो पहले लिखूंगा इट विल ऑलवेज बी योर कैटायन और जो बाद में लिखूंगा वो एनायन होगा। ये कैटायन है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ये एनायन है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी बनेगी आपकी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की। ऐसा भी हो सकता है कि ना कैटायन हो और ना ही एनायन हो, न्यूट्रल हो हमारा कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास FeCO5, ये लो, इसमें आपका ना तो कोई कैटायन है ना तो कोई एनायन है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो बेसिक टर्म्स स्टार्ट करने से पहले हमने सीखा कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे हो सकते हैं। तो बताओ आपके कॉम्प्लेक्सेस कैसे हो सकते हैं। सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन हो सकता है। दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं या फिर कैटायन एनायन होंगे ही नहीं। आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। बोलो बात समझ में आती है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहना क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ जाओ, फिर आराम से नोट्स बनाना स्क्रीनशॉट से पढ़ते हुए। कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप डाउट को पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा रहे हैं बेसिक टर्म्स को। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, और अगर चार्ज हुआ तो सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था K4FeCN6। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो मेटल आपको दिखाई दे रहा है, देखो 2 मेटल है, एक तो पोटेशियम है, पोटेशियम कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है। कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है, आयरन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम किसको कहा, तो वो मेटल एटम विच इज फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब सर कौन कौन से मेटल्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो देखो ऐसा नहीं है कि उठ के कोई भी मेटल आ जाए और वो कॉम्प्लेक्स बना ले। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। जैसे क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आपका जो मेटल है, मेटल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो क्या है, आपका जो मेटल है उसका साइज जनरली स्मॉल होना चाहिए। साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए सर, हाई न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर में आप देखोगे कि सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो 12-12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए उसका जेड इफेक्टिव अच्छा खासा होना चाहिए, हाई जेड इफेक्टिव होना चाहिए। और उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो सेंट्रल मेटल एटम हम लोग यहां पर ले रहे हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी
ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। क्या समझे? तो इन प्रॉपर्टीज को अगर पजेस करेगा, और ये प्रॉपर्टीज पता है सिर्फ डी ब्लॉक के मेटल्स ही शो कर पाते हैं, ओनली डी ब्लॉक मेटल्स। तो इसीलिए सिर्फ डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उन्हीं के कॉम्प्लेक्सेस आप बहुत ज्यादा देखते हो। जैसे हीमोग्लोबिन है, वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल है, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B12 है, वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उन्हीं का जेड इफेक्टिव अच्छा खासा होता है, साइज छोटा होता है जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से, और वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की धड़कन या दिल मुझे कहना चाहिए क्या होता है, हार्ट क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। सारा खेल यहीं से शुरू होगा। सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई जेड इफेक्टिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ बोलो क्या होना चाहिए? हाई जेड इफेक्टिव होने के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने चाहिए। तो इन प्रॉपर्टीज को अगर पजेस करेगा तो उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो फॉर्म करेगा और उसको क्या कहेंगे हम? सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये तो हुई पहली बेसिक टर्म। अब जो मेटल बाहर है या इसके अलावा कोई और भी चीज होती बाहर, ये जो कॉम्प्लेक्स से बाहर चीजें आ जाती है, देखो कॉम्प्लेक्स किसको कह रहा हूं? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसे कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं। तो जो बाहर होते हैं उन्हें काउंटर आयंस कहा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है एंटिटी स्पीशीज, उसको क्या कहते हैं सर? तो उन्हें काउंटर आयंस कहा जाता है, काउंटर आयंस। ठीक है ना, चार्ज बैलेंसिंग के लिए मैं इन्हें यूज करूंगा। एक्चुअल जो खेल चलेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहला बेसिक टर्म जो हमें आना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अगली जो चीज हमें सीखनी है, नेक्स्ट जो हमारे पास है बेसिक टर्म वो है लीगेंड। बहुत ध्यान से सुनना भैया। अब यहां पर लीगेंड, लीगेंड्स कौन होते हैं? तो लीगेंड्स वो स्पीशीज होती हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। क्या करती है? वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, और क्या बनाती है? बोलो क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। साथ में जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा लीगेंड से तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। लीगेंड कौन है? लीगेंड वो जो मेटल के खाली ऑर्बिटल में, मेटल के खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करे। ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है और इसके कुछ ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, जिनमें से एक ऑर्बिटल मैं आपको दिखा रहा हूं बना के, ये लीगेंड है। और लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, और यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बेसिकली ना जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर रिजल्ट ऑफ एसिड बेस इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लीगेंड। क्यों कह रहा हूं इस बात को? देखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो लीगेंड लुईस बेस होते हैं और मेटल्स लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कुछ नहीं, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है बिटवीन मेटल एंड लीगेंड। लीगेंड और मेटल के बीच में लुईस बेस इंटरेक्शन को ही आप क्या कह रहे हो? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हो। तो बहुत ध्यान से इस चीज को दिमाग में फिट करना कि लीगेंड कौन है। लीगेंड वो स्पीशीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो लीगेंड्स कौन? हैशटैग बना के लिख देते हैं। लीगेंड्स आर स्पीशीज, बेसिक टर्म्स चल रहे हैं अभी, स्पीशीज विच डोनेट
इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, नंबर 1। नंबर 2, लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल। तो मेटल के साथ एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आपका लिगेंड। ऐसी चीज़ें जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं, उन्हें लिगेंड कहा जाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि लिगेंड का रोल क्या है। लिगेंड का रोल है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, तभी तो इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ही हम इन्हें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कह दो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह दो, एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे ये सीखने के बाद कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ लिगेंड्स क्या होते हैं। ये तो क्लियर होता है। लिगेंड्स क्या होते हैं बताओ। लिगेंड्स वो स्पीशीज होती हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, किसको? मेटल को, और मेटल के साथ क्या करती है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। वेरी गुड। अब देखो क्लासिफिकेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है क्लासिफिकेशन से, तो ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, अलग अलग तरीके से मैं लिगेंड्स को क्लासिफाई करूंगा, और सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आप लोग अगर और कुछ कर रहे हैं अभी इस वक्त तो प्लीज़ उसे छोड़ दें, यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। ठीक है, तो लिगेंड कौन? जिसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल को और मेटल के साथ बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहा हूं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमारे लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड्स हो सकते हैं। एनायनिक लिगेंड्स ज़्यादातर ये मिलते हैं आपको, न्यूट्रल भी मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले थोड़े से कम है। तो एनायनिक लिगेंड्स हमारे पास हैं। सबसे पहले एनायनिक लिगेंड्स कौन होंगे बोलो? नाम से ही आइडिया लग गया होगा, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होंगे। नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स हैं उन्हें हम बोल रहे हैं एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनका नाम हम जब लिखते हैं तो लास्ट में अगर ई आ रहा है, क्या आ रहा है? ई, तो हम उसको ओ से रिप्लेस करते हैं। तो जब आप एनायनिक लिगेंड्स का नाम लिखोगे, नेम विल बी रिटन, अभी से करके चल रहा हूं इस बात को क्योंकि नेमिंग में यूज करनी है मुझे। नेम विल बी रिटन बाय रिप्लेसिंग ई विद ओ। ई को हम ओ से रिप्लेस करते हैं। जैसे किसी के नाम के पीछे आइड है, IDE, तो हम इसको आइडो बोलेंगे। क्लोराइड को क्लोराइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, इस तरीके से। किसी के नाम के पीछे अगर एट है तो हम उसे एटो बोलेंगे, ई को हटा के ओ लगा देंगे, सल्फेटो, इस तरह से। ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो। ठीक है, किसी के नाम के पीछे अगर आइट है, ITE, तो हम उसे आइटो बोलेंगे। ये नाम लिखने का तरीका है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भैया इसमें। IUPAC ने जैसा बोला है वैसा करके दिखा रहा हूं आपको कि जब एनायनिक लिगेंड हो तो उसके नाम के पीछे आपको क्या रिप्लेस करना है? ओ रिप्लेस करना है। ठीक है, अभी कुछ लिगेंड्स लिख के भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से हम एनायनिक लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। ये यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो आइड को आप क्या लिखोगे? आइडो। एट को एटो, आइट को आइटो लिखोगे। ठीक है, ये जो ओ रिप्लेस करने वाला सिस्टम है इसे आप ऑर्गेनिक जो हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स होते हैं वहां यूज नहीं करोगे। सो दिस ओ इज नॉट यूज्ड विद हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स। हाइड्रोकार्बन वाले जो लिगेंड्स होते हैं उनके साथ हम इन्हें यूज नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास
C5H5 माइनस का, ठीक है, C5H5 माइनस, ये क्या है, इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ठीक है, पूरा नाम लिखता हूं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। तो इसके नाम के पीछे आप ओ नहीं लगाओगे, स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, आगे भी आता रहेगा ये, इस तरह से एक साइक्लिक रिंग होती है और डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट, साथ में एक नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम ओ यूज नहीं करेंगे, क्लियर, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो हमने ये सीखा कि भाई नाम के पीछे क्या लगाना है, ओ लगाना है एनायनिक लिगेंड्स के, लेकिन ये चीज़ यूज़ नहीं करनी किसके लिए, किसके लिए यूज़ नहीं करनी, हाइड्रोकार्बन वाले, आपके हाइड्रोकार्बन वाले लिगेंड्स के लिए, ठीक है सर, मान ली बात। और देखो और कुछ लिगेंड्स बताओ भाई हमें, तो देखो कुछ एनायनिक लिगेंड्स बताता हूँ आपको, ये मैं क्या कर रहा हूँ, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, खूब सारी जगह है हमारे पास, बेकार में मैं जो है गिचपिच क्रिएट कर रहा हूँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ एनायनिक लिगेंड्स के नाम लिखूंगा, ले लिया, चलिए कुछ एनायनिक लिगेंड्स के नाम लिखते हैं, इसको खिसका देते हैं साइड में और इधर ही लिखेंगे। तो जैसे F माइनस है तो इसे आप बोलोगे फ्लोराइडो, ठीक है, Cl माइनस है इसे आप बोलोगे क्लोराइडो, OH माइनस है तो हाइड्रो ऑक्साइड नाम होता है इसका, इसे बोलोगे हाइड्रो ऑक्साइडो, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड से हाइड्रो ऑक्साइडो बोल दिया, ई को रिप्लेस कर दिया किससे, ओ से। एक लिगेंड होता है आपका ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट ये है भैया, ठीक है ना, ऑक्जेलेट, तो 2 माइनस का इस पे चार्ज है, लेकिन फिलहाल मैं नाम लिख रहा हूं, तो ऑक्जेलेटो, क्या नाम लिखेंगे, ऑक्जेलेटो, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है OX से, किससे, OX से। थोड़ी सी देर बाद फिर से मिलेंगे डेंटिसिटी के बेसिस पे जब इसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, लिगेंड्स के नाम लिख सकते हो अगर एनायनिक लिगेंड है तो, कोई समस्या नहीं, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ाते हैं भैया जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है न्यूट्रल लिगेंड्स की, अगली कैटेगरी मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, नाम से ही आइडिया लग गया होगा। तो ऐसे लिगेंड्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम एज इट इज ही रखा जाता है, वो नाम हमें याद रखने पड़ते हैं। तो नेम इज रिटेन एज इट इज, एज इट इज, ठीक है ना, कुछ नेम अपने को याद भी रखने पड़ेंगे इसमें, जैसे एग्जांपल्स से शुरू करते हैं, NH2, तो ये आपका हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन, ठीक है, पहले भी शायद आप इससे मिल चुके हो। और भी लिगेंड्स है जैसे H2O है, इसे हम एक्वा कहते हैं, वाटर नहीं कहते भैया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम इसे एक्वा कहेंगे। इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर सकता है लोन पेयर को, ठीक है। CO है तुम्हारा, इसे कार्बोनिल कहा जाता है, कार्बोनिल, इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। एक होता है तुम्हारा EN, इथेन 1,2 डाइअमाइन, स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर NH2, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये रहा, और एक और NH2, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसका नाम है इथेन, न्यूट्रल होता है ये भी, 1,2 डाइअमाइन, याद रखनी है भैया चीजें, ठीक है। EN से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। कार्बोनिल हो गया, ऐसे ही कार्बोनिल से मिलता जुलता है भैया आपका एक थायोकार्बोनिल, अगर देखो CO है तो कार्बोनिल बोला, कलर चेंज करके लिखता हूं, अगर CS होता तो उसको बोल देते थायो कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल, क्या समझे। तो ये आपके जो है क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स। ऐसे ही हमारे कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पाला हमारा पड़ेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर कैटायन है तो झिझकेगा ना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करने में। भाई इलेक्ट्रॉन पे लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करना, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। अब जिस चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा तो
हिचकेगा ना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बहुत ज़्यादा कैटायनिक लिगेंड्स आपको दिखेंगे नहीं, फिर भी कैटेगरी है तो बना ही देते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स। और कैटायनिक लिगेंड्स का नाम लिखते वक्त उनके नाम के पीछे ईएम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ईएम। जैसे फॉर एग्जांपल NO+, तो इसे नाइट्रोसोनियम बोलोगे, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिगेंड्स को कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अभी बात शुरू हुई है, बस पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, चार्ज के बेसिस पे हमने एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स को क्लासिफाई किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे वो करेंगे डेंटिसिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डेंटिसिटी के बेसिस पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सबसे पहले तो ये समझो कि डेंटिसिटी होती क्या है। डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड टू द मेटल। डेंटिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट किए, कितने लोन पेयर डोनेट किए, वो होती है डेंटिसिटी, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। अगर एक लोन पेयर डोनेट किया है तो डेंटिसिटी 1 होगी, अगर 2 डोनेट किए हैं तो डेंटिसिटी 2 होगी। इस तरह से अलग अलग डेंटिसिटीज हो सकती है। एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आएगी। तो देखो, अगर लिगेंड ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट कौन? जिसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पे बहुत नाजुक चीज़ें चल रही हैं जो आगे यूज़ होंगी। ये बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, और इसके अलावा इसके बिना आप जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को स्टडी नहीं कर पाओगे। तो लिगेंड कौन होता है समझ में आता है ना? लिगेंड कौन? जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो मोनोडेंटेट कौन है? ऐसे लिगेंड्स विच डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा पेयर में ही डोनेट होगा, ये चीज़ तो ध्यान रखना भैया। पूरा किस में डोनेट होगा? पेयर में ही डोनेट होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे मोनोडेंटेट। एग्जाम्पल्स से समझाता हूँ कौन कौन से मोनोडेंटेट हैं। तो आपका देखो, वाटर है, अमोनिया है। अमोनिया को अमाइन कहते हैं भैया, ध्यान रखना। अमोनिया का नाम जब आप रखोगे, न्यूट्रल लिगेंड है ये भी, तो न्यूट्रल है और इसको अमाइन कहा जाता है। डबल एम यूज करोगे, ध्यान रखना। जेई एक बार पूछ चुका है, 4 ऑप्शंस थे, 4 में से एक ऑप्शन में सिंगल एम था और एक ऑप्शन में 2 एम थे। ऐसी भी बातें हो चुकी हैं जमाने में। ठीक है, तो अमोनिया को अमाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? अमाइन कहेंगे भैया। तो H2O हो गया, अमाइन हो गया, CO हो गया, CS हो गया तुम्हारा, ये सब F- हो गया, OH- हो गया, Cl- हो गया। ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं जिनकी डेंटिसिटी कितनी है? 1। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे किसको? मेटल को। एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे किसको? मेटल को। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और भी एग्जांपल्स हैं, थायोसाइनेटो है, HCN। ठीक है ना? तो अलग अलग जो है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो सकते हैं विच विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। मोनोडेंटेट। ऐसे ही मोनोडेंटेट के बाद हमारे पास आएंगे डाइडेंटेट लिगेंड्स। दूसरी कैटेगरी बना रहा हूं, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स। बोलो बाइडेंटेट कौन होंगे? बाइडेंटेट कौन होंगे? जिनकी डेंटिसिटी क्या होगी? 2। जो क्या करेंगे? लिगेंड्स विच विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम। तो जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो कौन होगा? बाइडेंटेट। इनकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है भैया, तो बहुत ध्यान से सुनना, इनको याद ही करने इन द एंड, धीरे धीरे हो भी जाएंगे बट ध्यान से सुनोगे।
तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ईथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसे हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ी सी देर पहले बना चुका था, वापस बना रहा हूं। NH2 और एक और NH2 यहां पर, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे है, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे है। यहां से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहां से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। कैसे बिहेव करेगा? बाइडेंटेट। ये मेटल है आपका, मेटल को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है, दूसरा एग्जाम्पल बाइडेंटेट का है ऑक्जेलेटो। OX से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्जेलेटो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये मेटल को दोनों ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। EN न्यूट्रल है। EN कैसा है? न्यूट्रल। चार्जेस भी याद होने चाहिए प्लीज भाई। बट ऑक्जेलेट पे कितना चार्ज है बोलो? 2- का चार्ज है ऑक्जेलेट पे। ऐसे करके लिख देता है। या फिर देखो कैसे लिख सकता हूं, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 4, C2O4 2-। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ऑक्जेलेट को, क्या समझे? ऑक्जेलेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो। बाइडेंटेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइसिनेटो। तीसरा बाइडेंटेट लिगेंड है ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ग्लाइसिनेटो। इसको आप GLY से रिप्रेजेंट करोगे। किससे? GLY से रिप्रेजेंट करोगे। और देखो ये क्या होता है? NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O-। इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऐसे डोनेट कर सकता है, इस ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है ऐसे डोनेट कर सकता है मेटल के साथ इस तरह से, और ये बॉन्ड बना सकता है भैया दो तरफ से मेटल के साथ। इसको आप चार्ज अगर बात करूं तो चार्ज कितना है इसके पास? चार्ज है इस पे -1 का। चार्ज कितना है? -1। ऐसे करके ब्रैकेट में लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाना भैया। बाइडेंटेट लिगेंड्स की हमारी बात हो रही है, जिनकी डेंटिसिटी कितनी है बोलो? 2 है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड आ रहा है एसिटाइल एसीटोनेटो। इसको AC करके हम रिप्रेजेंट करेंगे, एसिटाइल एसीटोनेटो। कैसा स्ट्रक्चर होता है ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O-, और यहां पर भी आएगा आपका CH3। इस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इससे भी डोनेट कर सकता है। ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। चार्ज कितना है बताइए? चार्ज है -1 का। ठीक है, जो लोग ये सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं भैया, हम लिगेंड्स के टाइप पढ़ रहे हैं। किसके बेसिस पे? डेंटिसिटी के बेसिस पे। डेंटिसिटी क्या होती है सर? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, उसे डेंटिसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेंटिसिटी कहते हैं। एक डोनेट किया तो मोनोडेंटेट, 2 डोनेट किए तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, कुछ भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ बाइडेंटेट लिगेंड से आपको मिलवा रहा हूं। तो हमने देखा ईथेन 1,2 डाइअमाइन, हमने देखा ऑक्जेलेटो, हमने देखा ग्लाइसिनेटो, और देखा एसिटाइल एसीटोनेटो। नेक्स्ट बाइडेंटेट लिगेंड आपको मिल रहा है फिनाइल एसीटोनेटो। फिनाइल एसीटोनेटो PHAC इसको बोल सकता हूं शॉर्ट में, PHAC। कैसे बनाना है? सेम होगा, बस आपको देखना है इस CH3 की जगह पे फिनाइल रिंग आ जाएगी, बेंजीन रिंग, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O- CH3, ये है आपका फिनाइल एसीटोनेटो। ठीक है, और ये कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। कॉन्जुगेशन ऑर्गेनिक में पढ़ रखी होगी, तो कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। दिस प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स, कि भाई चार्ज भी है और वो डीलोकलाइज्ड भी है। आगे बात करेंगे जब स्टेबिलिटी की बातें होंगी, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनमें आपके कॉन्जुगेशन वाले लिगेंड्स प्रेजेंट है। हाल फिलहाल में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हैं कुछ बाइडेंटेट लिगेंड्स। अभी एक दो और है,
एक है डीएमजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है डीएमजी, डीएमजी, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइसी ऑक्सीनेटो, ठीक है ना, डाइमिथाइल ग्लाइसी ऑक्सीनेटो, डाइमिथाइल ठीक है, ग्लाइसी ऑक्सीनेटो, और इसे शॉर्ट में डीएमजी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, निकिल एक कॉम्प्लेक्स बनाता है डीएमजी के साथ ब्लड रेड कलर का, जिसे आप सॉल्ट एनालिसिस में यूज़ करते हो, निकिल डीएमजी का होल ट्वाइस, तो वो सॉल्ट एनालिसिस में यूज़ होता है। हाल फिलहाल में तो मैं इसे लीगेंड की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या होता है, तो देखो सी सिंगल बॉन्ड सी, डाई मिथाइल, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ, ठीक है, और दोनों कार्बन पर आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाएंगे। एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन O-, दूसरे नाइट्रोजन से OH जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, बट एक्चुअल में डीएमजी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, और मेटल के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कुछ मैंने आपको कौन से लिगेंड्स बताए हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स बताए हैं, और नेमिंग लिखते वक्त जब एक आध आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए आप इन्हें कॉपी कीजिए। अच्छा, चार्ज इस पे भी देखो -1 होगा, फिनाइल एसीटोनेटो पे भी चार्ज कितना होगा, -1 का होगा, यहाँ भी चार्ज -1 का होगा, चार्ज -1 का होगा, ठीक है। कॉपी करिए, कॉपी करने का मतलब स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखो हमारे पास आएंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, जिनकी डेंटिसिटी 3 होगी यार, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, जिनकी डेंटिसिटी कैसी होगी, 3, जिनकी डेंटिसिटी 3 होगी उन्हें हम ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, देखो नाम से ही आइडिया लग जाएगा। 2 तो इथाइलिन बनाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तो ये हो गया, और एक और बनाओ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इससे हमें क्या लगाने हैं, इससे हमें 3 अमाइन ग्रुप लगाने हैं। तो देखो कैसे लगाओगे, एक अमाइन ग्रुप तो जोड़ोगे आप इन दोनों के बीच में NH, ठीक है, और एक अमाइन आप जोड़ोगे यहाँ NH2, एक अमाइन आप जोड़ोगे यहाँ NH2। तीनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं, ये इन्हें डोनेट करके मेटल के साथ क्या कर सकता है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही एक आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड बना सकता हूं, एक आप बना सकते हो टेट्राडेंटेट लिगेंड। एक एक दो एग्जांपल्स ही हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक हमारे पास है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड में देखो क्या बनेगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। अब देखो आप शायद इसका स्ट्रक्चर बना लो। ट्राइइथाइलिन, 3 इथाइलिन ग्रुप हैं, तो देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर एक और इथाइलिन बनाओ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर एक और इथाइलिन बनाओ। ये लीगेंड्स हैं। लीगेंड्स कौन होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देते हैं और कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होते हैं भैया उससे, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं सर, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो अपने सारे आयंस फर्निश नहीं करते सॉल्यूशन में, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट पे दिमाग में बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। लगाओ अमाइन जोड़ो, तो देखो ये हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर NH, और ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, तो ये फिर से भैया जी NH, और देखो यहाँ लगाया NH2, यहाँ लगाया NH2, तो देखो आपके पास कितने अमाइन ग्रुप्स हो गए, 4, 1 2 3 4, 3 आपके पास इथाइलिन हो गए। सारे नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और मेटल के साथ क्या कर सकते हैं बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं।
मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे रिंग्स बन रही हैं, देखो कितनी सारी रिंग्स बन रही हैं। ऐसे रिंग वाले कॉम्प्लेक्सेस जो है उन्हें भी एक अलग से नाम दिया जाता है, अभी बात करेंगे। और ये स्टेबल भी होते हैं, ये सब बातें होंगी हमारी। फिलहाल हम लिगेंड से मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही पेंटाडेंटेट भी बना सकते हैं, बट आप अब एक हेक्साडेंटेट लिगेंड सुन लो जो आपके काम का है। पेंटाडेंटेट को छोड़ो, एक हमारे पास है नेक्स्ट हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट ये इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेंटेट है आपका EDTA 4-। इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट बनाने का तरीका सुनना, देखो कैसे बनाएंगे इसको। इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, तो सबसे पहले तो आप इथाइलिन बनाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे 2 अमाइन ग्रुप NH2। अब ये हाइड्रोजन हटाकर एसीटेट ग्रुप लगाएंगे। एसीटेट जानते हो ना, एसीटेट बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- को। दिस इज एसीटेट। तो इथाइलिन नाम लिख देता हूं इसका, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट नाम से ही देखो आइडिया लगेगा कि इथाइलिन डाईअमाइन, 2 तो अमाइन ग्रुप हैं और 4 एसीटेट हैं। 4 एसीटेट कैसे लगाने हैं वो देख लो। 4 एसीटेट हम लोग कैसे लगाएंगे उसको देख लीजिए। इसको हटा देते हैं यहाँ से। एसीटेट क्या होता है ये तो समझ लिया ना, CH3C डबल बॉन्ड O-। ऑर्गेनिक की अपनी नॉलेज से आपको आता होगा कि हम एसीटेट किसको कहते हैं। तो अब देखो ये हाइड्रोजन हटा के एसिटिक ग्रुप लगाने हैं आपको। 2 एसीटेट तो यहाँ लगेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O-। एक यहाँ से लगेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O-। और देखो ये हाइड्रोजन भी हटेंगे आपके, और यहाँ पर भी 2 एसीटेट ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड O-। और CH2 C डबल बॉन्ड O-। देखो मन में अगर ये आ रहा हो कि सर एक साथ कैसे यूज़ करेगा, तो कर लेता है। इसमें रिंग्स फॉर्म होती हैं भाई, 3D स्ट्रक्चर इसका बनता है। हाल फिलहाल में तो हम बस डेंसिटी की ही चिंता कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। सर ये तो 4 ही हुए, नाम तो इसका हेक्साडेंटेट है। तो भैया ये 2 नाइट्रोजन भी तो हैं, ये 2 नाइट्रोजन हैं। ये नाइट्रोजन के साथ भी क्या कर सकता है, मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कहानी कहाँ शुरू हुई थी, हम ये जानना चाहते थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसको कहते हैं। हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि एडिशन कंपाउंड नाम की कोई चीज़ होती है। एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर 2 सिंपल सॉल्ट्स को एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिलाया जाता है। अब ये कंपाउंड्स 2 तरह से होते थे, या तो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाएं आयंस में पानी में मिलाने पर, या पूरी तरह से डिसोशिएट अगर नहीं हुए तो उन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में जानना शुरू किया तो ये जाना कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस मेटल से कुछ ग्रुप्स जुड़े होते हैं, कुछ स्पीशीज जुड़ी होती हैं जिन्हें लीगेंड कहा जाता है। लीगेंड वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब उनका क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं, कैटायनिक हो सकते हैं। 1 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 2 लोन पेयर कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहे हैं और बात करेंगे कुछ और टाइप्स की लिगेंड्स में। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एम्बीडिएंट लिगेंड्स। एम्बीडिएंट लिगेंड्स, एम्बीडिएंट लिगेंड्स किसको कहते हो? देखो एम्बीडिएंट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो होते तो मोनोडेंटेट है, मतलब एक ही यूज करेंगे एक टाइम पे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, लेकिन 2 डिफरेंट साइड से वो डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। तो एम्बीडिएंट लिगेंड किसको कहोगे? विच लिगेंड्स हैविंग more than one type of donor atom, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के डोनर एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल SCN-,
HCN माइनस नाइट्रोजन की साइड से भी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है और सल्फर की साइड से भी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे NO2 माइनस, तो NO2 माइनस जो है वो नाइट्रोजन की साइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है मेटल के साथ और ऑक्सीजन की साइड से भी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इनके नाम बदल जाते हैं फिर। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए हम नाम से पहले N लगा देंगे, N थायोसाइनेटो, N थायोसाइनेटो मतलब नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है। अगर मैं लिखता S थायोसाइनेटो मतलब सल्फर की तरफ से जुड़ रहा है। ऐसे ही इसको आप N नाइट्रीटो बोल सकते हो, नाइट्रीटो बोल सकते हो, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है, या O नाइट्रीटो बोल सकते हो अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है। ये इनके नेम है। अच्छा, पहले पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, आजकल हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है नाम में। तो अगर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि इसे सिंपली नाइट्रो भी कह सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है तो इसे नाइट्रीटो बोल देते हैं। बाकी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये बस लिखने के तरीके हैं। एम्बिडिएंट लिगेंड्स वो होते हैं जो डोनेट तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं लेकिन दो डिफरेंट साइड से डोनेशन कर सकते हैं, दो डिफरेंट डोनर एटम्स को यूज कर सकते हैं, किसके लिए? बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के साथ। इसके बाद सर और बताइए लिगेंड्स के बारे में। तो देखो भैया, एम्बिडिएंट लिगेंड हो गए, और देखो कैसे लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? जो अपनी डेंटिसिटी को ऑल्टर कर सकते हैं, जो अपनी डेंटिसिटी को बदल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो कैन चेंज देयर डेंसिटी, कैन चेंज देयर डेंसिटी, देयर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू नीड, डेंटिसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। तो जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है नीड के अकॉर्डिंग, उसे आप फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, CO3 माइनस, ठीक है। तो CO3 माइनस के अंदर क्या कहानी है? CO3 माइनस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग स्ट्रक्चर बनाना जानते हो भाई। तो ज़रूरत पड़ने पर ये दोनों ऑक्सीजन्स को यूज़ कर सकता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर ये सिंगल ऑक्सीजन को भी यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल FeNH3 CO3, इस केस में आपका जो CO3 है उसने दोनों डेंटिसिटी यूज कर रखी है, क्योंकि जो मेटल है ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। अभी पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो 6 करने के लिए देखो 4 तो अमोनिया हो गए और 2 आपका कार्बोनेट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स होता ना, अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, परेशान मत होना, तब क्लियरिटी आ जाएगी और ज़्यादा। जैसे ऐसा कॉम्प्लेक्स होता और ये लिख देता, तो यहाँ पर क्योंकि अमोनिया 5 हो गए तो अब कार्बोनेट एक ही डेंटिसिटी अपनी यूज़ करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज़्यादा अपनी डेंटिसिटीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं उन्हें फ्लेक्सीडेंटेट बोला जाता है। अब देखो, फ्लेक्सीडेंटेट होने के लिए आप एक छोटी सी चीज़ समझ लो। फ्लेक्सीडेंटेट होने के लिए क्या होना चाहिए? जो रिंग बन रही है मेटल के साथ वो 3 और 4 मेंबर्ड बननी चाहिए। अगर 3 और 4 मेंबर्ड रिंग बनती है ना, तो वो स्टेबल नहीं होती है रिंग, और स्टेबल ना होने की वजह से वो रिंग ब्रेक हो सकती है, तो डेंटिसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर 5 मेंबर की रिंग बन रही है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, अभी रिंग बनाएंगे किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस में, तो उस केस में फिर आपका फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता लिगेंड, क्योंकि उसने ऑलरेडी स्टेबल रिंग बना ली। फिर कोई दूसरी कंडीशंस में तो कर सकता है, रिंग वाली बात से नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये कार्बोनेट को मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता, ध्यान से सुनना, ये मान लो मेटल है तो इस ऑक्सीजन से भी कर दिया, इस ऑक्सीजन से भी कर दिया। देखो रिंग कितने मेंबर की बनी? 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बनी। ये स्टेबल नहीं बनी ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल रिंग नहीं बनी है तो ये टूट सकती है। मतलब एक डेंटिसिटी भी यूज कर सकता है कार्बोनेट और दोनों डेंटिसिटी भी यूज कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि रिंग तो स्टेबल है ही नहीं। अगर 5 मेंबर की रिंग बनती तो फिर ऐसा नहीं होता। जैसे अगर तुम मुझसे पूछते क्या सर EN भी फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर सकता है? EN जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन,
इसमें भी तो सर जो है आपके पास दो दो डोनर एटम्स हैं, तो क्या यहाँ पर भी सेम काम हो सकता है कि कभी एक नाइट्रोजन यूज कर ले कभी दो नाइट्रोजन? तो यहाँ ना हो सकता भैया ये। क्यों? क्योंकि रिंग देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है, ये स्टेबल है, तो ये तो अपनी रिंग दोनों डोनेट करेगा, स्टेबल रिंग बनाएगा और चुपचाप शांति से रहेगा। इसमें नहीं है भैया इतनी जो है बेचैनी के कभी एक यूज करूं या कभी दो यूज करूं, ये दोनों यूज करेगा, एक साथ यूज करेगा। लेकिन जो 4 मेंबर की रिंग बना रहे हैं, 3 मेंबर की रिंग बना रहे हैं, वो क्या करेंगे बोलो? फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम कर सकते हैं, वो फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको दूं, समझना, समझने की बातें हैं, रटने की नहीं है। जैसे NO2 है, NO2 में अगर मैं NO2 माइनस है, NO2 में अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इस तरह से बनेगा। अब ये मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो देखो 4 मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4। तो यूज कर भी सकता है इस ऑक्सीजन को या नहीं भी कर सकता है, जरूरत के हिसाब से। जरूरत पड़ी मेटल को तो कर लेगा, जरूरत नहीं पड़ी मेटल को तो नहीं करेगा, क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, रिंग की स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वहां रिंग की स्टेबिलिटी है। तो हमेशा अगर बाइडेंटेट लीगेंड है या ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट लीगेंड है तो हमेशा वो फ्लेक्सीडेंटेट नहीं होगा। बस ये समझाना चाहता हूं आपको कि एक से ज़्यादा डोनर साइट्स हैं और उन्हें यूज़ करता है एट द सेम टाइम, तो हमेशा हमेशा फ्लेक्सीडेंटेट नहीं होगा, हमेशा फ्लेक्सीडेंटेट नहीं होगा, क्योंकि रिंग अगर 5 मेंबर की बनी तो फिर वो जो है फ्लेक्सीडेंटेट की तरह काम नहीं कर सकता। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, या नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेट कौन? जो एक से ज़्यादा डेंटिसिटी यूज़ करें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उस एग्जांपल को डिस्कस करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ईडीटीए, ईडीटीए क्या करता है? तो डेंटिसिटी, इसको हैशटैग बना के लिखना, फ्लेक्सीडेंटेट में चल रही हैं बातें। डेंटिसिटी ऑफ ईडीटीए 4- डिपेंड्स ऑन पीएच। ये अच्छा क्वेश्चन यहां से अगर बनाने की कोशिश करें तो डिपेंड्स ऑन पीएच, पीएच पे डिपेंड करती है डेंटिसिटी ईडीटीए की। कैसे? अगर आपने एसिडिक मीडियम ले रखा है तो कुछ डोनर साइट ईडीटीए की ब्लॉक हो जाती हैं। कैसे? बना के दिखाता हूं। CH2 CH2, सबसे पहले देखो हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, तो मैंने एक अपना एसीटेट ग्रुप लगाया CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O-, दूसरा लगाया CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O-, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बताओ, यहां पर भी आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O-, धीरे धीरे आ जाएंगे बनाते हुए, परेशान नहीं होना ज़्यादा। O-। अब आपने क्या किया? पीएच अच्छा खासा रखा है, मतलब एसिडिक मीडियम अच्छा खासा रखा है, पीएच कम है, लो पीएच है। लो पीएच पे क्या है? सॉल्यूशन के अंदर H+ अवेलेबल होंगे, तो ये H+ इस ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं और ये वाली साइट को ब्लॉक कर देते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा OH O- से, तो ये OH बन जाएगा और अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन पीएच ईडीटीए अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकता है? अपनी डेंटिसिटी को वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। आप इस बात को दिमाग में एब्जॉर्ब करो फटाफट से। तो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ मीडियम। नेक्स्ट कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड्स के बारे में। अगला जो कैटेगरी लीगेंड्स की है हमारे पास वो है किलेटिंग लीगेंड्स। किलेटिंग लीगेंड्स, किलेटिंग लीगेंड्स कौन होते हैं सर? किलेटिंग लीगेंड्स ऐसे लीगेंड्स को कहा जाता है जो रिंग बनाते हैं, वही बाइडेंटेट लीगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे लीगेंड्स को किलेटिंग लीगेंड्स बोला जाता है और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को किलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। इस फिनोमिना को किलेशन बोलते हैं।
सब कुछ मिलता जुलता ही है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इथेन 1,2 डाइअमाइन है, या ऑक्जेलेट ले लेते हैं, ऑक्जेलेट ले लो आप इस बार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये ऑक्जेलेटो हो गया मेरे पास एक लिगेंड, ठीक है, और इसको मैं मेटल के साथ बॉन्ड बनवा रहा हूँ। इस तरीके से दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन से, रिंग बना रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है। तो अगर मेटल के साथ आपका लिगेंड एक रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो उसे किलेटिंग लिगेंड बोला जाएगा। तो लिख सकते हो, तो लिगेंड्स which form ring like complex with central metal atom। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे, बोलो किलेटिंग लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके। सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग होती है 6 मेंबर की, उसके बाद आपके जो है 3 और 4 मेंबर की रिंग तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ये हमने देखा, लिगेंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें किलेटिंग लिगेंड बोला जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लिगेंड्स की, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप लोग हैशटैग बना के कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। चलो मैं बनाता हूं यहां पर कलर चेंज करके, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। क्लासिफिकेशन चल रहा है लिगेंड्स का, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कैसा इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पर भी लिगेंड्स डिवाइड होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, 2 तरह के लिगेंड्स डिफाइन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। 2 तरह के लिगेंड होते हैं, एक होते हैं आपके सिंपल या फिर क्लासिकल लिगेंड्स, और दूसरे होते हैं आपके नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। देखो ध्यान से सुनना, आसान बात है, बात आसान है लेकिन थोड़ी सी नई है आपके लिए, तो प्लीज आप इसे ध्यान से सुनना। 2 तरह के लिगेंड्स में डिफाइन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। सिंपल लिगेंड्स किसको कहते हो? सिंपल लिगेंड्स वो होते हैं विच ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे लिगेंड जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सिग्मा डोनर्स भी इनको बोला जाता है, सिग्मा डोनर्स होते हैं ये, डोनर्स मतलब सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ऐसे लिगेंड जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कुछ नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, बैक बॉन्डिंग नहीं होती। बैक बॉन्डिंग याद है 11th क्लास में पढ़ी थी, तो बैक बॉन्डिंग अगर नहीं हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसको सिंपल लिगेंड बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा वाटर हो गया, इनमें डी ऑर्बिटल्स अनअवेलेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, इन दैट केस ये आपका सिंपल लिगेंड होगा। जैसे आपका वाटर हो गया, जैसे आपका अमोनिया हो गया, जैसे आपका F- हो गया, इस तरह के लिगेंड्स विच कैन ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेने का कोई सीन नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कोई सीन नहीं है, तो उनको आप बोलते हो सिंपल, आपके सिंपल लिगेंड्स या क्लासिकल लिगेंड्स। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, मेटल कार्बोनिल्स हमें पढ़ने हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, वहां भी ये वाली बातें आएंगी। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को, और साथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करेंगे। ध्यान से सुनना, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिगेंड्स
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करे और साथ के साथ हिसाब चुकता कर ले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर ले। ऐसे लीगेंड्स को नॉन क्लासिकल लीगेंड्स बोला जाता है। तो जो आपका मेटल है और लीगेंड है उसके बीच में इंटरेक्शन कैसा चलेगा, लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, और साथ में जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लीगेंड एक्सेप्ट भी करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लीगेंड एक्सेप्ट भी करेगा। अब कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, अपने एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर रहा है या वैकेंट डी ऑर्बिटल में, वो दो डिफरेंट कैटेगरीज बन सकती हैं। बट हाल फिलहाल में आप ये सीखो कि बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये दिस इज बैक बॉन्डिंग, कि इधर डोनेट कर रहा है और साथ में उधर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर रहा है। इनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लीगेंड्स। क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल लीगेंड्स। इसमें भी दो कैटेगरीज बनाऊंगा आपकी, आपको देखो कुछ याद वाद नहीं करना है, आपको बस समझना है कि इस तरह के लीगेंड्स भी होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो, फिर थोड़ा सा मैं फ्रेम को हटाऊंगा ना, इसलिए ले लिया होगा। तो इसमें हम कैटेगरीज बनाएंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि भाई ऐसे लीगेंड्स जो बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं मेटल के साथ। अच्छा, इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जा रहे हैं, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए जा रहे हैं, इसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग किसको बोलोगे कि लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और हाथ के हाथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है अपने खाली ऑर्बिटल्स में। इस तरह से जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। भाई एक की जगह दो दो बॉन्ड बन गए तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया ना, बॉन्ड ऑर्डर समझते हो ना, बॉन्ड ऑर्डर इफेक्टिवली कितने बॉन्ड्स हैं दो स्पीशीज के बीच में, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। कुछ याददाश्त 11th की वापस आ रही होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, देखो दो दो बॉन्ड बन रहे हैं, दो दो बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कंपैरेटिवली मेटल और लीगेंड के बीच में। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती क्या है सर सिनर्जिक बॉन्डिंग, एक बार और बता दो। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब है लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है अपने, और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है। उसके बेसिस पे भी दो तरह के लीगेंड्स क्लासिफाई करते हैं, पाई डोनर्स भी होते हैं और सिग्मा डोनर्स भी होते हैं, ठीक है, अभी करेंगे बात। तो ये हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसी होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाथ के हाथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक बैक बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। इस तरह के लीगेंड्स को नॉन क्लासिकल लीगेंड्स कहा जाता है और इस तरह की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कॉम्प्लेक्स को। अब ये जो नॉन क्लासिकल लीगेंड्स हैं, नॉन क्लासिकल लीगेंड्स दो तरह के होते हैं। नॉन क्लासिकल लीगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होंगे आपके सिग्मा डोनर्स एंड पाई एक्सेप्टर्स। अभी सब क्लियर हो जाएगा, रटना कुछ नहीं है। एक होते हैं पाई डोनर्स पाई एक्सेप्टर्स। देखो जो वापस एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये तो पाई बॉन्ड ही बनेगा हमेशा। सिग्मा पाई बॉन्ड्स आप लोग समझते होंगे, मुझे उम्मीद है। तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया ना, अब मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं ऊपर करके इसको, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल लीगेंड्स फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होंगे, या और पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे होंगे, या फिर पाई डोनर्स और पाई एक्सेप्टर्स। आपके जो पाई डोनर्स, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स हैं, इनकी भी फर्दर दो क्लासेस बनाते हैं हम। ये होते हैं एक तो टाइप 1 और एक मिलेंगे ये आपको टाइप 2, बहुत आराम से। टाइप 1 में क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे, पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट होंगे वो होंगे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग में, या फिर पाई स्टार लिखने की जगह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
घबराना मत, बिल्कुल भी अजीब अजीब शब्द आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ लिगेंड ऐसे ऐसे होते हैं, दैट्स इट। और जब इनका यूज आएगा तब की तब देखी जाएगी, यूज तो आएगा भाई। जैसे ये वाले हैं, ये वाले टाइप 1 वाले पता है क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दें। टाइप 1 वाले क्या करेंगे, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, और लिगेंड का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है CO और NO। मेटल कार्बोनिल्स पढ़ने हैं अभी आपको, इसी चैप्टर में मेटल कार्बोनिल्स हैं, वहाँ ये बात दोबारा आएगी कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ तक लेके आया हूँ आपको। लिगेंड का टाइप 1 ऐसा हो सकता है, या टाइप 2 हो सकता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है वो किस में करे, वैकेंट डी ऑर्बिटल में, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में ना करके कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल के साथ मैंने PH3 का बॉन्ड बनाया, तो फास्फोरस ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, मेटल को सिग्मा बॉन्ड बनाया, और मेटल का इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में। दिस इज वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में कौन एक्सेप्ट कर सकता है, अरे जिसके पास होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल वो एक्सेप्ट करेगा। थर्ड पीरियड के बाद वाले जो एलिमेंट्स आएंगे उनके लिगेंड्स हैं तो वो कर सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल में। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स PH3 है, एक है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो फॉस्फोरस आ रहा है इसमें भी, PH3 में भी फॉस्फोरस आ रहा है। तो ये आपके पास लिगेंड्स हो गए टाइप 2 के। अभी पाई डोनर पाई एक्सेप्टर पे नहीं गया हूं, पहले आप यहीं पे इस चीज़ों को समझो। बताओ मुझे, वापस से समझाता हूँ, थोड़ा हैवी हो गया होगा डाइजेस्ट करना, तो दोबारा चलते हैं। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछनी है। देखो हमने क्लासिफिकेशन किया चार्ज के बेसिस पे लिगेंड का, हमने क्लासिफिकेशन किया डेंटिसिटी के बेसिस पे, फिर हमने एम्बिडिएंट लिगेंड क्लासीफाई किए, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्लासीफाई किए, किलेटिंग लिगेंड्स क्लासीफाई किए, और ये लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं किसके बेसिस पे, इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं, सिंपल आपके लिगेंड्स हो सकते हैं, क्लासिकल लिगेंड्स जिनको बोलते हैं, ये वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, सिर्फ वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओनली डोनेशन। ये बहुत दानी टाइप के लिगेंड्स हैं, दे दिया बस, लेने का कोई सीन नहीं है, क्या इलेक्ट्रॉन्स लेने का कोई यहाँ पर कोई सीन नहीं है भैया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और दूसरी तरफ नॉन क्लासिकल लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते हैं लेकिन हाथ के हाथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, डोनेट भी कर रहा है, तो दो बॉन्ड बना लेता है। एक बॉन्ड तो बनता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उसकी वजह से, और एक बॉन्ड बनता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है उसकी वजह से, तो दो दो बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, और सिनर्जिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, आगे बढ़े तो देखा कि नॉन क्लासिकल लिगेंड्स दो तरह के हो सकते हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में सिग्मा डोनर्स हो सकते हैं, पाई एक्सेप्टर्स हो सकते हैं। सिग्मा डोनर का मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो सिग्मा डोनर्स में भी दो टाइप बन सकते हैं, एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा डोनेट करे लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कहाँ एक्सेप्ट करेगा, अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करेगा। जबकि एक वो होगा जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा अपना, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल हैं PH3 और PPH3। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं CO और NO। तो जब CO की बॉन्डिंग होती है
तो CO अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है मेटल को, साथ में मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मैं बात करूंगा इसकी भाई। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये टाइप 2 हो गया। अब देखो ये रह गए हमारे पाई डोनर्स और पाई एक्सेप्टर्स। पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर में एक ही एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज जीज सॉल्ट। जीज सॉल्ट, जीज सॉल्ट क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का, PtCl3C2H2 इथाइलिन के साथ जुड़ा हुआ है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, क्लासिकल नॉन क्लासिकल का। उम्मीद है दिख रहा होगा फ्रेम में सारी चीज़ें। ऊपर तो देख ही लिया था, अब बनाना नोट्स अपने आराम से, ठीक है, बैठ के तब एक एक चीज़ को ध्यान से सीखते हुए नोट्स बनाना। अब जीज सॉल्ट को देख लो, इसमें क्या होता है? प्लैटिनम 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, लाइक दिस, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। और ये तो C2H2 है। ये C2H2 के अंदर क्या कहानी है? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ध्यान से सुनना भाई थोड़ा सा, यहाँ पे प्लीज कुछ और कर रहे हो तो उसे मत करना। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको कहूंगा मैं, पाई बॉन्ड जो बन रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो इथाइलिन का इथीन का मॉलिक्यूल है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करता है किसको? प्लैटिनम को। तो यहां से एक बॉन्ड बनाएगा प्लैटिनम के साथ, और साथ में अपने एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। एंटी बॉन्डिंग में प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। क्या समझे? तो 2 सिनर्जिक बॉन्डिंग ये भी कर रहा है। अंतर क्या आया? इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे हैं, जबकि यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे थे, लोन पेयर डोनेट हो रहा था। आसान शब्दों में यहां पाई बॉन्ड्स डोनेट हो रहे हैं। दिस इज जीज सॉल्ट, एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर होते हैं। तो दोनों पाई बॉन्ड दोनों जो है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही डोनेट हुआ और पाई बॉन्ड ऊपर से दोनों तरफ से फॉर्म हुआ। तो दूसरा एग्जांपल, दूसरा नॉन क्लासिकल अपने पास लीगेंड है पाई डोनर्स पाई एक्सेप्टर्स। जब हम इस तरह के लीगेंड्स का नाम लिखते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा सा नेमिंग अच्छे लेवल की जब आप नेमिंग करोगे तो वहाँ ये चीज़ें यूज़ होंगी। जब हम इन लीगेंड्स का नाम लिखते हैं तो इनका नाम लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं η⁴x। x क्या है इसमें? x इज हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी ऑफ लीगेंड। सर ये क्या नई चीज़ डाल दी आपने, हैप्टिसिटी? तो हैप्टिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन बिटवीन पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। तसल्ली से लिखता हूं, आसान बातें देखो, पहली बार सुन रहे हो तो अजीब लग रही हैं, अभी सारी कहानी कंप्लीट कर दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। नाम लिखते वक्त η⁴x यूज करना है, जब यूज करूंगा नेमिंग में तब याद दिलाऊंगा दोबारा। फिलहाल x बता दूं क्या होता है। x हैप्टिसिटी होती है, और हैप्टिसिटी का मतलब क्या है? हैप्टिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इन बिटवीन, या नंबर ऑफ एटम्स in which pi bonds is delocalized, in which pi electrons या pi bonds is delocalized। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, delocalized। तो जहाँ pi electrons delocalized हैं वहाँ पर आप जो है नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करोगे। कैसे? इधर तो हो चुका होगा, अब बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने यही फ्रेम में ले आया हूँ इसी को। उधर तो ऑलरेडी आपने कर रखा होगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे इसी की बात करो तो अगर मुझे C2H4 के लिए नाम लिखना होता तो C2H4 के लिए मैं नाम लिखने के लिए η⁴2 यूज करता। क्यों? पाई बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में डीलोकलाइज्ड है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। एक और एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बेंजीन का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे दिखा देते हैं ना, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है 6 एटम्स के बीच में डीलोकलाइज्ड है। बेंजीन के लिए η⁴6 यूज किया जाएगा नाम लिखते वक्त। ऐसे ही अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने
ये दोनों तरह से काम कर लेता है। साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ठीक है, दोनों तरह से यूज कर सकते हो आप इसे। अगर ये लोन पेयर इसने सीधा सीधा डोनेट कर दिया तो ये सिग्मा डोनर की तरह काम कर सकता है, या ये डीलोकलाइज हो जाएं इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेशन तो यहाँ भी है, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर ये डोनेट करे तो ये पाई डोनर की तरह भी काम कर सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है या पाई डोनर की तरह? तो क्वेश्चन लिख के देगा। क्वेश्चन अगर आपको लिख के देता है सिग्मा C5H5 माइनस, तो मतलब ये सिग्मा डोनर की तरह काम कर रहा है। अगर क्वेश्चन ने लिखा पाई C5H5 माइनस, तो ये पाई डोनर की तरह काम कर रहा है। और अगर पाई डोनर की तरह काम कर रहा है तो ईटा टू द पावर, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स में लोकलाइज्ड है, कितने एटम्स में लोकलाइज्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, 5 में। ईटा टू द पावर 5 यूज करूंगा नाम लिखने के लिए। तो यहां हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन फिनिश कर रहे हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट हम लोग जो है वो नेमिंग की तरफ चल रहे हैं भैया। नेमिंग करने से पहले लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया। नेक्स्ट जो टर्म आपको बेसिक टर्म्स में आना चाहिए वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सावधानी से भैया, ठीक है, बिल्कुल फोकस लूज नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है, कैसे डिफाइन करते हो? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के लिए डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे हैं, सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से जैसे FeNH3 6 2+। अब देखो इसमें NH3 मोनोडेंटेट है। अब ये बातें समझ आनी चाहिए आपको, मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो 6 NH3 ने कितने किए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आयरन का, 6 हो गया सर। तो जो मोनोडेंटेट हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर में 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करते हैं। डाइडेंटेट अगर होता FeEn ईथेन 1,2 डाइअमाइन 2 पॉजिटिव मान लो मैंने दे दिया, तो ईथेन 1,2 डाइअमाइन डाइडेंटेट लिगेंड है और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये 2 का कंट्रीब्यूशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 3 कितने कर देंगे, 6। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का कितना होगा, 6। ऐसे निकाल सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको बता रहा हूं, जो कि बहुत 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 अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि कुछ बेसिक तरह के हम कुछ स्पेशल टाइप के नेम हम लोग लिखेंगे जहां कॉम्प्लेक्स कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहां आपको ये चीज़ आनी चाहिए। क्या, एक टेबल बना के इसको एज सच याद रखना। सॉरी, सबसे पहले ये सीख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रखे हैं। मोनोडेंटेट है तो वो सिंगल कंट्रीब्यूशन करता है, बाइडेंटेट है तो वो 2 का कंट्रीब्यूशन करेगा, ट्राइडेंटेट है तो ऑब्वियसली 3 का कंट्रीब्यूशन करेगा यार। ठीक है, अरे ठीक है। और ये जो पाई डोनर थे ना, पाई डोनर में कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बता दूं यहाँ पे, मान लो मैं तुमसे कहता कि Fe और बेंजीन के साथ मैंने इसका कॉम्प्लेक्स बना रखा है C6H6 2+ मान लो, तो बेंजीन जो है, बेंजीन कितने का कंट्रीब्यूशन करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका कंट्रीब्यूशन 6 माना जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन 6 माना जाएगा, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। और भी बहुत सारी बातें थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में की जा सकती है। आप कहो तो देखो मैं एक कदम आगे जा सकता हूं। अगर एक से ज्यादा पाई डोनर्स हुए तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं होता।
जैसे एक कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का जो 2 बेंजीन रिंग के साथ वो बनाता है। कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं तो यही गिने चुने हैं, हर जगह यही दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, 2 तरफ से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, पाई डोनर है। तो अगर एक से ज़्यादा पाई डोनर हुआ तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर नॉट डिफाइन कह देना, हैशटैग बना के चाहो तो लिख सकते हो। इफ मोर देन 1 पाई डोनर, पाई डोनर कौन होते हैं अभी क्लियर हो गया है हमें थोड़ी सी देर पहले, जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करते हैं। इफ मोर देन 1 पाई डोनर ligand is present, in that case coordination number is not defined. In that case coordination number is not defined, ठीक है। उस केस में हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं करते। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वहां लेके चलता हूं जहां मैं कह रहा था आपसे कि ये चीजें आपको सीधी याद रखनी है। करें, चलो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बातें ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स टाइप से बना लेना और रट लेना। +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज, अगर 3D सीरीज के +3 आयंस हुए तो मोस्ट ऑफ द केस में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। +3 आयंस कैसे, जैसे कि Fe3+, ठीक है, जैसे कि CO3+, ये +3 आयंस हैं 3D सीरीज के। अगर 3D सीरीज के +3 आयंस हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके चलना है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3D सीरीज के आयंस के अलावा अगर प्लेटिनम +4 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये, अगला ही टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट मैं डिफाइन करने वाला हूं। हालांकि आप 11th के नॉलेज से ऑक्सीडेशन स्टेट्स जानते हो, रिडॉक्स में पढ़ के आए हैं, वैसे मैं अभी थोड़ी सी देर में डिफाइन करूंगा, अगला ही टर्म है। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है 3D तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके चलना है। अगर प्लैटिनम +4 में मिल गया, पैलेडियम +4 में मिल गया, या फिर क्रोमियम +6 में मिल गया, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके चलोगे। ये था रूल नंबर 1। अब आ जाओ रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 है हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज हुए, तो यहां मैं कुछ नहीं कह सकता, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यहां आपको कोई जर्नलाइजेशन नहीं करना है अपनी तरफ से। ये चीज़ें अभी यूज़ होंगी ना तो बहुत स्मूथ हो जाएंगी, बहुत फ्लो में आ जाएंगी, फिलहाल तो बस सुनते चलो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके पास हुआ प्लैटिनम +2, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हुआ प्लैटिनम +2 या हुआ पैलेडियम +2 या हुआ Hg+2, ये 3 याद रखना। अगर ये 3 आयंस हैं आपके पास, या कैडमियम +2 भी हुआ, ठीक है, कैडमियम +2 या लेड +2, तो इस केस में आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेके चलोगे, 4 लेके चलोगे। कितना, 4। और एक आध आयन बढ़ा दूं, कैडमियम कह रहा था उसे बढ़ा देता हूं, Cd+2, ठीक है, जिंक को बढ़ा लो, Zn2+, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 4 होगा, काफ़ी है, इतने ही यूज होंगे। इसके बाद लास्ट एक और जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है गोल्ड और सिल्वर का। तो अगर Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, Au+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लेके चलना है। आप इसको याद रख लेना भैया, जब नेमिंग कराऊंगा कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन की, तो बिना इसके आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं निकाल पाओगे। इसे उल्टा यूज करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिया करेंगे उसे, इसे उल्टा यूज किया करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जो है अच्छे से दिमाग में सेट कर ले। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, ठीक है। चलो, तो +4 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार बना रखा है, और कोई आयन तो इसमें छूटा नहीं है। प्लैटिनम, पैलेडियम, लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम, जिंक, गोल्ड
हो गया हमारा +1 में, तो 2। एक गोल्ड ले लो +3 में, गोल्ड +3 में है तो वो भी 4 में जाएगा। वैसे तो बहुत कम यूज में आ रहा है, लेकिन अब मैंने लिख दिया है, जब इतनी बातें याद कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे उल्टा यूज करूंगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है गोल्ड का तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेके चला करूंगा भाई, तो इसको अपोजिट हम लोग यूज करेंगे। बहुत दिमाग में अच्छे से जो है इसको फिट करना भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। होता क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो बहुत इजी है, हम ऑलरेडी निकालना भी सीख चुके हैं, अभी तो बेसिक टर्म से मिल रहे हैं तो हमें ये आना चाहिए थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए कॉम्प्लेक्स, या चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, मेटल एटम के ऊपर निकालेंगे हम लोग। मेटल एटम व्हेन ऑल लिगेंड्स आर रिमूव्ड, जब आप सारे लिगेंड्स को हटा दोगे तो मेटल पर जो चार्ज बचा रह जाएगा, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जब आप सारी चीज़ें मेटल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हटा दोगे तो जो चार्ज रह जाएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे निकालते हैं सर? तो बहुत आसान है। जैसे मान लो मैं कॉम्प्लेक्स देता Fe और Cl2 NH3 होल 4 और न्यूट्रल, मान लो मैंने ये कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो अब यहाँ पे या फिर एक प्लस चार्ज रख लो। अब यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मेटल की। तो देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली मैंने। एक क्लोरीन एनायनिक लिगेंड है, अभी पढ़ के आए हैं, चार्ज होता है इस पे -1, तो 2 क्लोरीन पे हो गया -2। बोलो अमाइन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज कितना होता है 0, बराबर जो भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है विच इज +1, इसको इधर लेके आओ तो X की वैल्यू आ जाएगी +3। तो यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। आसान है, अरे इजी है ना। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कैसे, मेटल की कैसे निकालते हैं? जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, लीगेंड के चार्ज हमने पढ़ ही लिए सबके, जब लीगेंड के चार्ज पढ़ लिए तो हम बहुत इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकाल सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक टर्म से मिलते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज EAN इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर, अरे यार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मुझे याद आ गया Z इफेक्टिव, तो वहाँ से मैंने न्यूक्लियर चार्ज लिख दिया, सॉरी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। अब फॉर्मूला तो बनाऊंगा इसका, लेकिन फॉर्मूले से नहीं जा रहे हम, तो जर्नल याद समझ रहे हैं चीज़ों को कि इफेक्टिवली एटम के पास, किसी भी मेटल एटम के पास इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसी कॉम्प्लेक्स में, उसे उस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कहोगे। सिंपल एटॉमिक नंबर के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आयरन है, अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब इसके 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने Fe का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेट से मैंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया Fe का लाइक दिस। अब इस कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिवली आपका जो आयरन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हो। क्या कहते हो? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालेंगे? तो देखो निकालो, सबसे पहले
अगर मुझे EAN निकालना है आयरन का, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 26 माइनस, देखो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए होंगे, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, प्लस एक अमोनिया इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो 6 अमोनिया इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 2 × 6। भाई लिगेंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना मेटल को। लिगेंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना मेटल को। तो एक अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 अमोनिया कितना करेंगे? 2 × 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो इफेक्टिवली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चेक करो। इफेक्टिवली इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 26 - 2 + 12, दैट इज 36। इसे बोलते हैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आसान है ना? तो फॉर्मूला बनाना तो बहुत इजी था। देखो फॉर्मूला कैसे बनाओगे? फॉर्मूला EAN का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का 2 में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक पेयर डोनेट हुआ है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है 2 पेयर डोनेट हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। फील लेना आना चाहिए हमें कि भैया कैसे क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिवली आपके मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखो एक साइंटिस्ट हुए सिगविड, इन्होंने एक रूल दिया, विक यही नाम है, EAN रूल। इन्होंने ये देखा कि जो कार्बोनिल्स थे, स्पेशली मेटल कार्बोनिल्स के लिए ये रूल यूज होता है, तो इन्होंने ये देखा कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं, मेटल कार्बोनिल्स, सर मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? मेटल कार्बोनिल्स वो होते हैं जिसमें मेटल CO के साथ जुड़ा होता है सिर्फ, और किसी चीज के साथ नहीं। जैसे ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया FeCO5, तो इसको आप मेटल कार्बोनिल बोलोगे। तो ये जो रूल EAN का रूल है वो मेटल कार्बोनिल्स के लिए ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई करते हैं, क्या मतलब होता है? तो देखो सिडविग ने ये कहा कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल अपनी नेक्स्ट नोबल गैस वाले एटॉमिक नंबर को अटेन कर लेता है, वो कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या कहना चाहता हूँ? देखो नोबल गैसेस सबसे पहले अपने पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ठीक है, जो आपकी 3D वाले मेटल हैं, क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36, मुझे उम्मीद है आपको इनके एटॉमिक नंबर्स जो है वो हल्के हल्के याद होंगे। क्रिप्टन के बाद जो है आपका, देखो ये 2 है, ये 10 है, ये 18, फिर 18 ऐड करते थे 36, जेनन का 54 आएगा, और फिर इसमें 32 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 86। तो जो 3D सीरीज है, ध्यान से सुनना, अभी बात पूरी हो जाएगी तो समझ आ जाएगी। जो 3D सीरीज है, आयरन वाली सीरीज है आपकी, उसके मेटल्स 36 एटॉमिक नंबर को अगर अटेन कर लें अपनी नेक्स्ट नोबल गैस, जो 4D सीरीज है वो जेनन वाले एटॉमिक नंबर को इफेक्टिवली अटेन कर ले, EAN उनका जेनन के बराबर हो जाए, और 5D सीरीज में एटॉमिक नंबर EAN रेडॉन के बराबर हो जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। सिडविग ने ये कहा कि अगर मेटल कार्बोनिल्स में, ज़्यादातर ये मेटल कार्बोनिल्स के लिए यूज होता है रूल, अगर मेटल कार्बोनिल्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर आ गया तो वो मेटल कार्बोनिल ज़्यादा स्टेबल होगा। जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनमें मेटल की ये टेंडेंसी रहती है कि वो अपना EAN किसके बराबर करे? नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर करे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो मेटल कार्बोनिल्स कौन होते हैं? मेटल कार्बोनिल्स वो होते हैं जिनमें मेटल CO से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? CO से। तो मेटल कार्बोनिल्स में मेटल की ये टेंडेंसी रहती है कि अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर कर ले? नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर कर ले। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है।
इसके बेसिस पे हम कई चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनना, अभी कंप्लीट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर देंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 को प्लस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के पास। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग यूज कैसे करते हैं? तो देखो, दो इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ज़्यादा। एक तो ये कि टू फाइंड आउट इस EAN का क्या एप्लीकेशन है, क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ CO ग्रुप्स attached with मेटल से कितने CO ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉम्प्लेक्स बना के दे देता FeCO होल X और आपसे पूछता X की वैल्यू बताओ, तो इस यहाँ पे आप EAN को यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको इधर उधर दिख जाएंगे मॉड्यूल्स में, कोचिंग के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, EAN को यूज कर सकते। कैसे? हमें ये पता है कि मेटल कार्बोनिल में मेटल की ये टेंडेंसी होती है, मेटल की ये कोशिश होती है कि नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर अचीव कर ले। तो आयरन का जो EAN होगा इसमें वो 36 होना चाहिए कायदे से, ठीक है ना। X निकालना है तो आप इसको नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर EAN लेके चलोगे। तो देखो 36 बराबर आएगा, EAN निकालने का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर आयरन का 26 माइनस CO न्यूट्रल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है X। तो यहां से देखो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये इधर आ जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो किसी भी मेटल कार्बोनिल में अगर हमसे पूछ ले कि भाई बताओ कितने कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करना, 3D सीरीज के लिए हर एक के लिए 36 EAN लिखना। आयरन हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, कॉपर हो, जिंक हो, EAN 36, क्योंकि इनसे अगली नोबल गैस क्रिप्टन है जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है और उसको बेसिस बना के आप X की वैल्यू निकालोगे। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ EAN। स्क्रीनशॉट लो। एक और जगह यूज करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लो। एक और जगह इसको यूज करते हो। दूसरा एप्लीकेशन क्या है EAN का? दूसरा एप्लीकेशन है EAN का टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। डाइमराइज होगा कि नहीं, दो कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ेंगे कि नहीं, वो भी सिडविक रूल से निकाला जा सकता है। लेकिन आप फिलहाल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर पर ही देख लो, कहानी को ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाते। जैसे मान लो किसी का EAN आया 35 3D सीरीज में, किसी मेटल का EAN आया 35, तो बताओ ये इस क्या करने की कोशिश करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा ताकि इसका EAN नेक्स्ट नोबल गैस जैसा हो जाए, 36 हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा तो बताओ खुद रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। कैसा नेचर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। हमने क्या सीखा, अगर किसी का EAN 35 आया तो उस मेटल की ये कोशिश होगी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से 36 हो जाऊं, 36 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस जैसा हो जाएगा, नेक्स्ट नोबल गैस जैसा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा तो मतलब खुद रिड्यूस होना चाहता है। और खुद कौन रिड्यूस होना चाहता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है।
ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स पता है। सोचो किसी का EAN37 आता तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता और क्या करता, 36 एटॉमिक नंबर गेन करना चाहता। इलेक्ट्रॉन लूज करता तो मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता, सामने वाले को रिड्यूस करता तो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, मैं 3D सीरीज के ही कॉम्प्लेक्सेस लूंगा। जैसे एक कॉम्प्लेक्स लिया MnCO⁴ मान लो, ठीक है ना, MnCO⁴ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। EAN निकालो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का EAN क्या होगा बताओ। मैग्नीशियम का EAN होगा, मैग्नीज का EAN होगा, सॉरी मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है। एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीज का, 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है प्लस 2 × 6, तो भैया कितना बनेगा, 25 प्लस 12 दैट इज 37। देखो 37 है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये है एप्लीकेशन EAN का। तो मैंने आपको बेसिक टर्म्स कवर करवाए। आप EAN निकाल सकते हो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखूंगा जिसमें आप EAN कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैं लिख रहा हूं जिसमें आप मेटल का EAN कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट EAN, ठीक है। तो EAN हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं FeNH3⁴ 2+। आयरन का EAN कैलकुलेट होगा CuCN⁴ 2-। EAN इनके कैलकुलेट करने हैं आपको। और देखो और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, MnCO⁴ न्यूट्रल है, D हमारे पास है CrCO⁴ न्यूट्रल है, ठीक है। तमाम कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। Fe या कोबाल्ट का बना लो, CONH3⁴ Cl2, ठीक है। इनके आप EAN कैलकुलेट कीजिएगा इस प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमने सारे बेसिक टर्म्स को जो है क्लियर कर लिया है। हमने सीखा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको कहते हैं। एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो कि पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, सारे आयंस फर्निश नहीं करते। फिर हमने सीखा कि कितने तरह के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है, वो सब बातें हुई। मेन जो आज का चैप्टर रहा है वो लीगेंड्स के बारे में रहा है। लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन सारा कर डाला है हमने, कितने टाइप्स के लीगेंड्स हो सकते हैं वो देखा है हमने। इसके अलावा हमने बात करी है कोऑर्डिनेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर की और आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। ये बेसिक्स को कवर करने के बाद अब आप हेडिंग डाल सकते हैं नॉमेनक्लेचर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। भाई अब इसको नहीं कर पाएंगे, मेरी नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है, तो नेक्स्ट डेली एक वीडियो मैं इसकी डाल दूंगा। तो अभी कवर कर लेंगे हम लोग जो है एग्ज़ाम तक। आपके एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम तक मैं पूरा चैप्टर जो है वो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे और उसके बाद हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे और फिर लास्ट में आइसोमेरिज्म। तो इस वीक में पूरा चैप्टर आपको डिलीवर कर दूंगा। आज के चैप्टर में अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।